हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल जी सभी के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड टू बी फॉलोड बाय जीएसटी। और इस सीरीज में आज हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1, डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस की जो एमसीक्यूज हैं, उसके बाद फिर बाकी के चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर देते हैं दैट इज रिलेटेड टू अनअकैडमी आइकॉनिक प्रोग्राम। दोस्तों, आप सबको ये बात बहुत बहुत अच्छे से पता है कि अनअकैडमी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो दो तरह के हैं। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, तो दूसरा है हमारा ये वाला आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। Iconic subscription is far superior and far better when we compare this with the plus subscription. Iconic के अंदर आपको प्लस के तो सारे बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और भी दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि आपके पर्सनलाइज्ड कोचिंग्स अवेलेबल हैं, 1-to-1 मेंटरशिप आपको दिया जाता है, आपके डाउट सॉल्विंग ज़्यादा रैपिडली और फास्ट तरीके से किए जाते हैं। आपकी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए है और वो इवेल्यूटेड है। दैट मीन्स जो भी आपका मेंटर होगा वो उसे चेक करके आपको आपकी गलतियों के बारे में ज़रूर बताएगा। आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाती हैं जिसके अंदर टैक्स में आपको मेरी किताबें दी जाती हैं। एंड देन जितने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से आपको 1-to-1 सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। डिस्कॉर्ड नाम का जो सोशल नेटवर्किंग है उसके ऊपर एक अलग सर्वर बनाया गया है जिसमें आइकॉनिक के सारे स्टूडेंट्स को रखा जाता है ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी की तरफ से उनको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर तुरंत दी जा सके। ये बेनिफिट्स उन लोगों को मिलने वाले हैं जो आइकॉनिक के हैं। जो प्लस सब्सक्रिप्शन वाले हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। प्लस वालों को जो बाकी के बेनिफिट्स हैं वो आपको भी मिलेंगे, आइकॉनिक वालों को भी मिलेंगे, जैसे लाइव क्लासेस है, वीकली टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेस है और हर चीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग बना के आपको दिया जाता है। इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल यूनिक है एंड व्हाट आई बिलीव इज दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है सभी के लिए। अगर आप आइकॉनिक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ज़रूर मेरा कोड यूज़ करके आप आइकॉनिक प्रोग्राम में एनरोल कीजिएगा। मेरा कोड है CA जोहर और एक और कोड भी हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज CA जोहर लाइव। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक कोड यूज़ कीजिए और इन दोनों में से कोई एक कोड यूज़ करके आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये जो आइकॉनिक प्रोग्राम है इसका फीस है जो मैं आपको बता देता हूँ। आई विल सजेस्ट यू टू गो विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 38,250 रुपीज़। और जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करते हैं आपको इमीडिएट बेसिस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है आउट ऑफ दिस 38,250। तो दिस वॉज फॉर आइकॉनिक। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट दोनों का कंबाइंड आइकॉनिक प्रोग्राम भी अवेलेबल है। उसके लिए आई विल सजेस्ट यू टू गो विद प्रोग्राम फॉर 2 इयर्स, 2 साल 24 महीने का प्रोग्राम लीजिए और आप डेफिनेटली इसका आइकॉनिक के बेनिफिट ले सकते हैं। और आइए मेरे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ चैप्टर ऑफ डेफिनेशंस एंड फिर बाकी के चैप्टर्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू। मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमारे एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज की बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके साथ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से इनकम टैक्स किस तरह का टैक्स है? क्या वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या स्टेट टैक्स है? मेरे बेटा, हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि टैक्सेस 2 प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और हमारा जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, तो मैंने यहां पे डायरेक्ट टैक्स के ऊपर टिक मार्क कर दिया है।
चले तो उसके बाद हम लोग यहां से आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं। कहता है, पूछता है एग्जामिनर, फॉर द पर्पस ऑफ लेवे ऑफ द टैक्स ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम द यूनियन लिस्ट कंटेन्स द एंट्री नंबर। आपको ध्यान है, मैंने आपको 0 नंबर चैप्टर में ये बात बताई थी कि टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनकम टैक्स लगा सकती है सभी प्रकार की इनकम के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दो और उसके अलावा टैक्स लगाने की पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। तो यहां पे माय आंसर इज 82 नंबर एंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर इज डी। मैं आगे चलूंगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइज टू। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाई कहां पे होगा? इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू द इंडिया एक्सक्लूडिंग सिक्किम, it applies to whole of India excluding the state of Jammu and Kashmir and all of the above. तो आंसर इज इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है सिक्किम। सिक्किम का हमारे देश के साथ क्या नाता है, हमारे इनकम टैक्स एक्ट के साथ क्या नाता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। एक चैप्टर आएगा हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम्स के नाम से। एग्जेम्प्टेड इनकम्स के नाम से जो चैप्टर होगा वहां पे मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट है? ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ सिक्किम एज वेल। तो सिक्किम की पूरी कहानी मैं आपके साथ वहां पे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फाइनेंस बिल बिकम्स फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। ध्यान रखिएगा, इट इज अ सेंट्रल लॉ, इट इज अ सेंट्रल एक्ट। इस वजह से ये पार्लियामेंट अप्रूवल देगा। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ने अप्रूवल दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका अप्रूवल देंगे तो ये कानून बन जाएगा। सो इट आंसर हैज टू बी 4 का सी। इट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड देन इट हैज टू बी साइन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कुलर्स इश्यूड बाय द सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन। इसके बारे में डिटेल चर्चा मैंने आपके साथ किया था, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस के बारे में। सर्कुलर्स आर बेसिकली इश्यूड फॉर गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, एंड दे आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, दे आर नेवर बाइंडिंग ऑन द एसएससी। और ध्यान देना, एसएससी सर्कुलर को फॉलो कर सकता है अगर वो सर्कुलर उसके फेवर की बात कर रहा हो तो। अगर उसके अगेंस्ट है तो एसएससी का डिस्क्रिप्शन है वो फॉलो करे या फॉलो ना करे। तो सर्कुलर्स issued by the CBDT are always binding upon the officers, or you may say as income tax authorities. Question number 6, Income Tax Act came into the force on। Income Tax Act कब से लागू हुआ? Income Tax Act लागू हुआ 1 अप्रैल 1962, और मैं आपको 1 अप्रैल 1962 की पूरी स्टोरी बता चुका हूं कि 1 अप्रैल 62 रिप्रेजेंट्स द असेसमेंट ईयर 62-63, दैट मींस द प्रीवियस ईयर 61-62। वो पूरी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। वो बॉक्स शायद हमने बनाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा कि वो बॉक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर वो बॉक्स हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो चलो जल्दी जल्दी से एक बार वो बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। मैं भी देख लेता हूं कि मैंने आपको वो बॉक्स कंप्लीट करवाया नहीं करवाया। ये आपके पास चैप्टर 1 डेफिनेशंस का है। चैप्टर 1 डेफिनेशंस का जो हम लोग कर रहे थे, इसके अंदर मैंने आपको एक बॉक्स बनवाया था कि इसको हम लोग बाद में फिलअप करेंगे। देखूं क्या वो मैंने बाद में फिलअप करवाया आपको या नहीं करवाया, जरा मैं वो ढूंढ रहा हूं। शायद यहां पे कहां पे है सेक्शन नंबर 1। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं जरा सेक्शन नंबर 1 ढूंढ रहा हूं कि हमने सेक्शन नंबर 1 कहां पे किया था। सेक्शन 1, हाँ ये रहा। यस, मैंने वो बॉक्स में लिखा हुआ है 1 April 1962 refers to the start of the assessment year 62-63, and thus the first assessment year 62-63, the first assessment year was 62-63, that is previous year 61-62। तो ठीक है, ये बॉक्स लिखा हुआ है, मैं इस बॉक्स के बारे में ही बात कर रहा था, एंड आई थॉट कि शायद मैंने वो आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया, तो डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज। ये बात भी मैंने आपको बताई है, हमारे देश में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो डे टू डे फंक्शनिंग का काम करती है उसका नाम है सीबीडीटी, दैट इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 8 द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज। इनकम टैक्स कानून का जो सबसे बेसिक सोर्स है वो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9 द इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन बाय। इनकम टैक्स कौन इंपोज करेगा? प्रेसिडेंट, आंसर इज नो। गवर्नर, अगेन द आंसर इज नो। पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ध्यान देना, इनकम टैक्स एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट का मतलब है कि कंट्रोल पार्लियामेंट के पास होगा। तो यहां पे आंसर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाएगा, अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे, लेकिन कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। इस वजह से यहां पे द बेस्ट सूटेड आंसर इज पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यह बताने की इनमें से क्या इनकरेक्ट है, गलत है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल ठीक बात है। वेल्थ टैक्स वॉज डायरेक्ट टैक्स। आज से लगभग 5-6 साल पहले वेल्थ टैक्स नाम का एक टैक्स हुआ करता था, अब तो अबॉलिश हो चुका है, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स था। देन जीएसटी इज अ डायरेक्ट टैक्स, नहीं, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो आंसर इज 10th का सी। 11th इनकम टैक्स एक्ट 61 इज अ माइलस्टोन बिकॉज माइलस्टोन का मतलब एक मील का पत्थर। मैंने आपको यह बात बताई थी कि इनकम टैक्स एक्ट 61 एक बहुत बेमिसाल कानून बना, एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके पीछे का कारण यह था कि 61 के इस कानून से पहले जो इनकम टैक्स एक्ट 22 था या उससे पहले हमारे पास जो कानून थे उसके अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव की पावर, रेवेन्यू कलेक्शन की पावर ब्रिटिशर्स के पास थी। 61 का यह कानून एक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि सारा का सारा कलेक्शन का जो काम था, इंपोज करना, लेवे करना, कलेक्शन करना, रेवेन्यू सारा का सारा अब जाएगा हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इस वजह से इट बिकेम अ माइलस्टोन, एक मील का पत्थर। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट 61 is a milestone because point A, the act introduced the first time the concept of aggregation of income under different heads. Second, it introduced the concept of resident but not ordinary resident. The act is still in force in India. And D part, under this act, administration completed shifted to central government. 100% correct. Answer is D. सारा एडमिनिस्ट्रेटिव, लेवे, कलेक्शन सब कुछ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। इस पॉइंट की वजह से ये मील का पत्थर साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 डैश इज एम्पावर्ड टू लेवे एंड कलेक्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाना और उसकी कलेक्शन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ना स्टेट के पास, ना आरबीआई के पास, ना लोकल अथॉरिटी के पास। 13th income tax is point A business tax or a professional tax or a direct tax or an indirect tax. It has to be 13 का C. It is a direct tax. तो हमारे पास आंसर्स हैं सारे के सारे। आंसर्स भी मैंने आपको यहां पे नीचे दिए हुए हैं, आप आंसर्स के साथ देखिएगा, मैच कीजिएगा। जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए उन सब का आंसर भी मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हुआ, और इस पार्ट नंबर 2 के अंदर फिर से मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जैसे जैसे ये चैप्टर हमारा पार्ट हमारे कंप्लीट होगा तो उससे रिलेटेड मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें बता रहा है The term SSC has been defined under section. SSC की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है? SSC की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 और यू में से क्लॉज 2 सब क्लॉज 7 और यू में से सेक्शन 2 क्लॉज 7। जैसा बोलना चाहो बोल देना,
कोई नुकसान नहीं होगा आपका। पॉइंट नंबर 2, एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन बट पर्सन मे और मे नॉट बी एन एसएससी। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर इज ट्रू। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर कोई एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी आमदनी 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, टैक्स देना है, एसएससी है। अगर उसकी इनकम 2,50,000 से कम है, टैक्स नहीं देना है, तो वो एसएससी नहीं है। लेकिन दोनों सूरतों में पर्सन तो है। तो एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग जाते हैं। द पर्सन मे नॉट हैव एन एसेसिबल इनकम बट ही स्टिल मे बी एन एसएससी। बिल्कुल ठीक बात है। जहां पे मैंने आपको कहा था कि कुछ केसेस में जहां पे लेट फीस चार्ज की जाती है, पेनल्टीज एंड फाइन्स लगाए जाते हैं, उन सारे केसेस में अ पर्सन मे बिकम एन एसएससी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एसोसिएशन पर्सन कैन इंक्लूड। एसोसिएशन पर्सन में आप किसको इंक्लूड करेंगे? एसोसिएशन पर्सन में सभी प्रकार के पर्सन आ जाएंगे, इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनमैरिड फैमिली, एवरीबडी। इस वजह से फोर्थ का आंसर इज बी, ऑल टाइप ऑफ पर्सन या एनी टाइप ऑफ पर्सन, वट एवर यू में से। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता हूं। अ पर्सन विल इंक्लूड। पर्सन के डेफिनेशन में आप कैसे इंक्लूड करेंगे? अब पर्सन के डेफिनेशन में जो 7 कैटेगरी से सारी आ जाएंगी, इंडिविजुअल, हिंदू अनमैरिड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सब आ जाएंगे। तो 5 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, एवरी टाइप ऑफ अ पर्सन विल बी कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहा हूं मैं। एवरी एसएससी इज अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड पॉइंट ए बी सी डी, पॉइंट बी ध्यान से पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी। हर एसएससी एक पर्सन तो है, लेकिन हर पर्सन एसएससी हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहा हूं मैं। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द पर्सन दैट इज इंडिविजुअल, हिंदू अनमैरिड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एटसेट्रा। आपने बताना है कि इसका स्टेटस क्या है, पर्सन का स्टेटस क्या है। मिस्टर एस एंड मिस यू आर लीगल हेयर्स ऑफ मिस्टर जे। मेरे वंशज हैं, मेरा बेटा एस और मेरी बेटी यू। मिस्टर जे डाइड इन 2018। मेरी 2 साल पहले 2018 में डेथ हो गई। आफ्टर हिज डेथ मिस्टर एस एंड मिस यू कैरी ऑन द बिजनेस विदाउट एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो एस और यू दोनों बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने ना तो पार्टनरशिप फर्म बनाई है, ना उन्होंने कंपनी बनाई है। तो आपको ये अच्छे से पता है, व्हेन देयर इज अ जॉइंट वेंचर विदाउट अ पार्टनरशिप फर्म, विदाउट अ कंपनी, देन दैट जॉइंट वेंचर इज व्हाट वी कॉल एज अ जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो आंसर इज डी। 8th, एसोसिएशन पर्सन कंसिस्ट ऑफ। एसोसिएशन पर्सन में तो कोई भी आ सकता है, कंपनी भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है, एओपी भी आ सकता है, बीओआई भी इसके अंदर आ सकता है, लोकल अथॉरिटी भी आ सकता है, इंडिविजुअल एचएफ कुछ भी आ सकता है। तो एसोसिएशन पर्सन विल कंसिस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ पर्सन। 8 का डी। 9th, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आप किस किस को इंक्लूड करेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल विल कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में और कोई नहीं आ सकता, एओपी में तो सब आ सकते हैं। क्वेश्चन 10 पे जा रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एसएससी मीन्स। एसएससी कौन होगा? एसएससी मीन्स पॉइंट नंबर ए, एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। बिल्कुल ठीक बात है, ये एसएससी होता है। अ पर्सन अगेंस्ट हुम द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। हाँ बिल्कुल, ये भी एसएससी होता है। जिसके खिलाफ कार्रवाई या प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए वो भी एसएससी है। द पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, वो भी एसएससी है। एंड डी पार्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म पर्सन विल इंक्लूड। पर्सन के अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे? द टर्म पर्सन विल इंक्लूड पॉइंट ए ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, point B unregistered firm, point C both A and B, point D none of A and B. My answer is both A and B. दोनों आ जाएंगे।
पर्सन के अंदर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स, दोनों के दोनों पार्टनरशिप फर्म्स इसके अंदर हम लोग कवर अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे जा रहा हूं मैं। एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन बट पर्सन मे और मे नॉट बी एन एसएससी। बिल्कुल ठीक बात है। एवरी एसएससी इज अ पर्सन, एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन मे नॉट बी एन एसएससी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जा रहा हूं मैं। अ पर्सन मे नॉट हैव एन एसेसेबल इनकम बट ही स्टिल मे बी एन एसएससी। बिल्कुल ठीक बात है। कई बार एसएससी इन डिफॉल्ट, कई बार डीम्ड एसएससी। जरूरी नहीं है कि इनकम है तभी वो एसएससी है, बाकी केसेस में भी एक व्यक्ति को हम लोग एसएससी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे जा रहा हूं। पूछता है हु इज अ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर किसे कहते हैं? एक एसएससी को हम लोग हमेशा टैक्स पेयर बोलते हैं। बिजनेसमैन टैक्स पेयर होगा, जरूरी नहीं है। ट्रस्ट टैक्स पेयर होगा, जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्स पेयर होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन एसएससी टैक्स पेयर हो सकता है। और साथ में अगर आप एसएससी की डेफिनेशन देखें तो वहां पे तो लिखा हुआ है एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर कई बार ऐसा लगता है हमें और ऐसा होता भी है कि शायद एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स हो। अगर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स हैं तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट, द मोस्ट नियर टू द करेक्ट आंसर जो होगा आपको वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 15। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, माइनर, माइनर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, माइनर जो है वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में जाएगा। माइनर अलग कैटेगरी नहीं है अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, इस वजह से माइनर यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। A municipal corporation legally entitled to manage and control the municipal funds is chargeable to income tax in the status of। म्युनिसिपल फंड्स हैं और म्युनिसिपल फंड्स के कंट्रोल करना है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक लोकल अथॉरिटी। मैंने आपको कहा था any organization which has a control, which has a main object to manage the city, which has the power to control the funds on behalf of the government, use the funds on the behalf of the government is called as a municipal corporation या फिर local authority। तो यहाँ पे 16 का आंसर इज सी, अ लोकल अथॉरिटी। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है। इस पार्ट नंबर 3 में अगर हम लोग मूव ऑन करें तो पार्ट नंबर 3 में भी हमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नीचे की तरफ दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 3 के एमसीक्यूज आगे, ये लो जी, ध्यान से देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज नॉट द हेड ऑफ द इनकम। इनमें से कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है? हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। मेरे बच्चे याद करो, मैंने आपको ये बात बताई थी काफी टाइम पहले, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज किसी एक जमाने में ये हेड ऑफ इनकम हुआ करता था, लेकिन बाद में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को अलग कैटेगरी में से हटा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो पहले जब हमारे देश में 6 हेड्स होते थे, लेकिन आज हमारे देश में 5 हेड्स हैं। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज अ टॉपिक जो कि एक सेपरेट हेड नहीं है, पहले होता था, आज की डेट में नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं। वो पूछता है विच हेड ऑफ द इनकम द फॉलोइंग विल बी कैटेगराइज्ड। आपको ये बताना है कि ये इनकम कौन से हेड में कवर किया जाएगा। पॉइंट नंबर ए, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कौन से हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी कौन से हेड में जाएगा? अदर सोर्सेस में जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म कौन से हेड में जाएगा जी? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कहां पर जाएगा? फॉरेन कंपनी, अदर सोर्सेस में जाएगा।
इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस कहां पर आएगा? ये भी अदर सोर्सेस में रहेगा। तो मैंने आपको हेड्स बता दिए कि इनकम कौन कौन से हेड में आपने टैक्सेबल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज 2,67,888 रुपीज 34 पैसा, इट शैल बी राउंडेड ऑफ टू। मेरे बेटा अगर 2,67,888.34 है तो 0.34 जो पैसा है दैट हैज टू बी इग्नोर्ड। Now what it means is 888 that will be rounded off to the nearest of rupees 10th. So 888 will be now rounded off to 890. So my answer will be question number 3 का B. Question number 4. The cash gift received from non-relative is regarded as income. However, the exempt amount is. आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला जो पॉइंट है कैश गिफ्ट वाला, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। एक पूरा चैप्टर करवाऊंगा गिफ्ट के नाम से, उससे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस भी होगा, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो वो जो 2 चैप्टर्स हैं वहां पे गिफ्ट के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। खासतौर पे जब गिफ्ट का चैप्टर आएगा तो वहां पे तो बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो। मैं वैसे आपको आंसर मार्क करवा देता हूं, लेकिन इसका जो मीनिंग है, डिटेलिंग है, वो हम लोग बाद में करेंगे। इसका आंसर है कि 50,000 रुपए पर एनम तक का जो गिफ्ट होता है उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, माफ किया जाता है। इस वजह से आंसर इज 50,000 रुपए पर एनम इन एग्रीगेट। डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी शैल बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल्स ऑफ। हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर जे हैज वॉन अ स्पोर्टिंग इवेंट एट इंटरनेशनल इवेंट। His sponsors have awarded him 10 lakh rupees. This amount should not be taxable for him since it is not the income which accrue on day-to-day basis. हुआ ऐसा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने एक स्पोर्ट्स इवेंट जीता और स्पोर्ट्स इवेंट जीतने की वजह से उसको अपने स्पॉन्सर्स से 10 लाख में मिला। स्पॉन्सर्स मतलब कोई एक ऐसी कंपनी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे आपको पता है बहुत अच्छे से ये बात कि सचिन तेंदुलकर ने सारी जिंदगी एमआरएफ को रिप्रेजेंट किया। सचिन तेंदुलकर के बैट पे भी एमआरएफ लिखा होता था, उसके पैड्स के ऊपर भी एमआरएफ लिखा होता था, एंड सो ऑन। तो एमआरएफ वाज स्पॉन्सरिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड सचिन तेंदुलकर वाज इंडोर्सिंग द ब्रांड नेम ऑफ एमआरएफ। अब मान लेते हैं एमआरएफ ने सचिन तेंदुलकर को कुछ अवार्ड दिया, तो क्या ये पैसा टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, टैक्सेबल होगा। कौन से चैप्टर में टैक्सेबल करेंगे? दिस विल बी टैक्सेबल एज द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो यहां पे आंसर इज द अमाउंट शुड नॉट बी टैक्सेबल फॉर हिम सिंस इट इज नॉट एन इनकम विच एक्रू ऑन डे टू डे बेसिस। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द अमाउंट शुड बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. J has taken a loan of 5 lakh rupees from HDFC Bank for purchasing a car. His rental income is 50,000 rupees per month, out of which 5,000 rupees per month directly goes to the bank as an installment of loan. मेरे बच्चे, जब आप अपना पैसा यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो पर्सनल या ऑफिशियल खर्चों के लिए, तो दैट यूज ऑफ मनी इज व्हाट वी कॉल एज that use of money is what we call as the application of income. So this is 5,000 rupees per month shall be regarded as application of income. Question number 8. The total income of the SSC has been computed at 383,494.90. After rounding off, the total income will be taken as 90 paisa to be ignored. 94 rupees to be rounded off at 90. तो आंसर इज 383,490। 383,490 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज राउंडेड ऑफ
इनकम टैक्स लायबिलिटी हो या टोटल इनकम हो, बोथ आर राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट ऑफ ₹10. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम? जीटीआई कैलकुलेट करते हुए कितने हेड्स हम लोग यूज करेंगे? 5 हेड्स हम लोग यूज करेंगे. 10th का आंसर इज बी. 11th, the amount of income tax is to be rounded off in the nearest of ₹1 for the income tax calculation. True या false? Answer is false. Any receipt in the nature of windfall gain is known as a casual income. 100% ठीक, कुछ भी इसके अंदर गलत नहीं है. मैंने आपको बताया था भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये छप्पड़ फाड़ के देता है, उसका जो अंग्रेजी में मतलब है वो है विंडफॉल गेन्स. क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स. इनकम के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? लीगल, इलीगल, लीगल इलीगल बोथ, नन ऑफ द अबव, दोनों. लीगल और इलीगल इनकम, दोनों प्रकार की इनकम्स को इनकम कहा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14, which of the following income is not included in the term of income under the Income Tax Act 1961? कौन सी इनकम को हम लोग इनकम नहीं मानेंगे? नॉट इंक्लूडेड. डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है. इनकम तो मानेंगे, डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है. प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड्स, प्रॉफिट इन द लिeu ऑफ सैलरी या रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. तो आपको बता देता हूं, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन. हालांकि ये इनकम है लेकिन डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है. बिल्कुल वैसे ही जैसे रेंट और इंटरेस्ट डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है, स्टिल आप उसको इनकम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, A and B received 2 lakh rupees as a compensation from C and D company for the premature termination of contract of emergency. The amount so received is, मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपनसेशन का पैसा मिल रहा है तो वो कंपनसेशन और किस चीज के लिए मिल रहा है? एजेंसी खत्म हो जाने की वजह से. आपको याद होगा मैंने कहा था कि इनकम को कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं जब सोर्स ऑफ इनकम कमाने का जरिया खत्म हो जाए. जब सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, जरिया खत्म हो गया और उसके बदले में पैसा मिले तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. एट द वेरी सेम टाइम मेरे बच्चे इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कैपिटल रिसिप्ट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट ने उसे स्पेसिफिकली टैक्सेबल ना कर दिया हो. तो यहां पे जो कंपनसेशन का पैसा है इससे हम लोग इनकम के चैप्टर में इनकम की कैटेगरी में कवर करते हैं. बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन नंबर 28 में इसे हम लोग टैक्सेबल भी करेंगे. सो माय आंसर इज यस, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, बट दिस कैपिटल रिसिप्ट विल बी टैक्सेबल. आप इसे एग्जाम नहीं करेंगे, टैक्सेबल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16, according to section 2 subsection 24 or clause 24, whatever you may call it as, the definition of income is inclusive definition. income includes, हम लोग स्टार्ट लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is not included in the taxable income? आप इनमें से किसको taxable income में शामिल नहीं करोगे? स्मगलिंग एक्टिविटी, कैजुअल इनकम, कैपिटल रिसिप्ट्स which are except gains on the transfer of capital receipts and income received in kind. तो भाई मेरा आंसर तो यहां पे होगा कैपिटल रिसिप्ट्स. आप कैपिटल रिसिप्ट्स को कभी भी इनकम में इंक्लूड नहीं करते अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट ने उसे स्पेसिफिकली टैक्सेबल कर दिया हो. तो आंसर इज कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जो कि इन सब में बेटर ऑप्शन ये है. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जा रहा हूं मैं. कहता है इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इंक्लूड्स. इनकम में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? पॉइंट ए, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी पर्सन. ठीक बात है. एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड इन कोर्स ऑफ द नेगोशिएशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. ये बात में बिल्कुल ठीक है. कैपिटल गेन्स में ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे. चूज अ करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द अबव. करेक्ट ऑप्शन आपने बताना. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस.
तो दोनों स्टेटमेंट्स आर 100% करेक्ट, तो कोई इसमें आपको इश्यूज नहीं होने चाहिए। फिर भी इश्यूज हो, कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो, कुछ बताना हो, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पार्ट नंबर 4 ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें से जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है वो चूज कर लीजिए। पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 1, द फाइनेंशियल ईयर 2021 शैल बी कंसिडर्ड एज। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, मैंने आपको ये बात लिखवाई थी कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर फाइनेंशियल ईयर वर्ड आ जाए, यू ऑलवेज अज्यूम इट टू बी द प्रीवियस ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 कैन बी द प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, बिल्कुल ठीक बात है ये। और लेकिन ये ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ कहीं पे। सो अब ध्यान से देखो, 2021 के दो चीजें हो सकते हैं, इसका डबल रोल होगा। 2021 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर होगा 1920, लेकिन अगर ये प्रीवियस ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर होगा 21-22। और इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए। अगर असेसमेंट ईयर है, अगर ये प्रीवियस ईयर है 1920 तो असेसमेंट ईयर होगा हमारे पास 2021। अगर ये 2021 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर होगा 21-22। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड। हाँ, प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है कहां पे? सेक्शन 3, 4, 5 में। सेक्शन नंबर 3 के अंदर प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, द असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विच कमेंसेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ। जो असेसमेंट ईयर होगा ये हमेशा 12 महीने का होगा और स्टार्ट होगा एवरी ईयर ऑन द 1st ऑफ अप्रैल। In some cases, assessment year and previous year can be the same financial year. 100% correct. जो 5 एक्सेप्शन केसेस मैंने आपको करवाए थे, उन 5 एक्सेप्शन केसेस में असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दे बिकम द सेम ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, Mr. J has set up a new business on 15th of July and he commences the business on 1st of February. सेटअप किया था 15 जुलाई को, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1st ऑफ फरवरी को। याद रखना हमेशा, हम लोग सेटअप जब बिजनेस एस्टैब्लिश किया वो वाली तारीख देखते हैं, तो हमारा जो प्रीवियस से स्टार्ट होगा वो 15 जुलाई 20 से स्टार्ट होगा और जाके खत्म होगा 31 मार्च 21 में। तो आंसर 5 का विल बी ए। क्वेश्चन 6 आपको कहता है मैच द फॉलोइंग। आप इनको आप अच्छे से मैच कर दीजिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 किसका है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 असेसमेंट ईयर का है, तो 2(9) इज फॉर असेसमेंट ईयर। सेक्शन 2(7) किसका है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 एसएससी का है। सेक्शन 14 किसका है? सेक्शन 14 जो है वो हेड्स का है, हेड्स ऑफ इनकम है। सेक्शन 231 किसका है? सेक्शन 231 पर्सन का है। उसके बाद सेक्शन 3 किसका है? सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर का है। तो अब आप देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है। मैंने आपको यहां पे सारे बता दिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें तो आपका जो आंसर है वो है ए पार्ट। हालांकि मैंने आपको सारे मैच करवा के दिखा भी दिए हैं। क्वेश्चन 7, मिस्टर जे मेंटेन्स हिज अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ईयर अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 द असेसमेंट ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट शैल बी। मेरे बच्चे याद रखिएगा, इनकम टैक्स में यू ऑलवेज फॉलो 1st April to 31st of March. There is no other option available to you. So you by default follow always April to March. So if the previous year is 2021, assessment year has to be 21-22. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाऊंगा मैं। पिक द करेक्ट वन। आपने इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। पॉइंट ए, असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर आर द सेम कंसेप्ट्स।
assessment year is a year next to the previous year, या previous year is the year next to the assessment year, and none of the above. Answer is 18 का B. The assessment year is the year which is next to the previous year. Ninth, if the master of the ship belonging to a non-resident could not file the return of income before departure of the ship from India, then it can be filed. तब आप उसे फाइल कर सकते हैं. हालांकि ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, हल्का सा मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि जाने से पहले टैक्सेस की पेमेंट करनी है या जाने के टाइम पे बंदोबस्त अरेंजमेंट करके जाना है, और आपको आईटीआर पहले सबमिट करनी होगी. अगर आप आईटीआर पहले सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो जाने के बाद विद इन 30 डेज आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए. द आईटीआर कैन बी सबमिटेड बाय द कैप्टन, बाय द मास्टर ऑफ द शिप इवन आफ्टर द शिप हैज लेफ्ट इंडिया, एंड दैट कैन बी डन विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज. याद रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर द फाइलिंग ऑफ आईटीआर. टैक्स की पेमेंट तो पहले करनी है, टैक्स की पेमेंट आप पहले करें, लेकिन आईटीआर बाद में सबमिट करते हैं तो चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, in case of a shipping business of a non-resident, deemed income is, अच्छे से याद है, deemed income has to be 7.5% of fare collected or paid or payable by to the ship. 7.5% जो है उसकी इनकम माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 11, under section 176 it is compulsory for the assessing officer to assess the income of the assessee in the same year in which the business has been discontinued. नहीं, मैंने आपको बताया था सेक्शन 176 में लैंग्वेज यूज की गई है मे, लेकिन अगर 176 को छोड़ दें बाकी सारे सेक्शन को देखें तो वहां पे लैंग्वेज यूज की गई है शैल, क्योंकि वहां पे शैल है और क्योंकि यहां पे मे है, इस वजह से यहां पे ऑप्शन है, अगर वो कोई और फॉलो करना चाहे तो कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 12, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम अ शिपिंग बिजनेस फ्रॉम इंडिया शैल बी टैक्सेबल एट. ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जो टैक्स रेट्स हैं वो टैक्स रेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अंडर द थर्ड चैप्टर इनकम टैक्स रेट्स, लेकिन अभी मैं आपको वैसे आंसर बता देता हूं. आंसर इज 40%. जो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है वो अप्लाई होगा, और फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज 40%. तो 40% का टैक्स रेट हम लोग वहां पे यूज करेंगे. क्वेश्चन 13, द असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ. असेसमेंट ईयर हो सकता है कितने पीरियड का? असेसमेंट ईयर कैन बी पीरियड ऑफ पॉइंट नंबर ए, मोर देन 12 months और एट लेस देन 12 months. 12 months और लेस देन 12 months, ओनली 12 months, 12 months और मोर देन 12 months. याद रखिएगा, असेसमेंट ईयर की बात हो रही है. असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का ही होगा, 12 महीने से ज्यादा या कम कभी नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रही है, इनकम ऑफ विच year in which income is tax is known as dash and the year in which the income is earned is known as dash. जिस ईयर में कमाते हो उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में टैक्सेबल होता है उसे हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर. तो आंसर इज बी. क्वेश्चन 15, ऑल एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो. सभी एसएससी को क्या करना होगा? दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अ यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द कैलेंडर ईयर. गलत. A uniform previous year which must start from the financial year only. ठीक बात. A period of 12 months as a previous year. गलत. The period starting from 1st July and ending on 30th June. ये भी गलत. तो 15th का आंसर is B. A uniform previous year which always is a financial year starting from 1st of April. 16th. The first previous year in case of a business or profession newly set up on 31st March 21 would be. ध्यान देना, 31st March 21 को बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 31st March 21 को ही कंप्लीट भी मान लिया जाएगा ईयर. नाउ ईयर विल बी ऑफ ओनली वन डे. इट विल स्टार्ट ऑन द 31st of March. It will end on 31st of March the same day.
the previous year will be only of 1 day. Only of 1 day. Question number 17. A person follows calendar year for accounting. For taxation we have to follow. अगर वो अकाउंट्स बनाते हुए कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, लेकिन टैक्स के लिए उसे फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही करना होगा. क्वेश्चन नंबर 18. In which of the following cases income of previous year is accessible in the previous year itself? कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल करेंगे, आप असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं करेंगे? ऐसे कौन से केसेस होंगे? हमारे पास 5 केसेस हैं. पहला, अ पर्सन लिविंग इंडिया, बिल्कुल ठीक बात है. अ पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, गलत. A person who's doing illegal business in India, गलत. A person who is running a charitable institution, ये भी गलत. तो 18th का आंसर is A. 19th. In which of the following cases the assessing officer has a discretion to assess the income of the previous year in the previous year itself or in the subsequent assessment year? तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्क्रिशन है, ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक केस में है, द शट डाउन ऑफ द बिजनेस सेक्शन 176 या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस सेक्शन 176. सो आंसर इज माय डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 176. क्वेश्चन नंबर 20. An individual leaves India permanently on 15th of November 2020. The assessment year for the income earned till 15th November 2020 will be. मेरे बच्चे ध्यान देना, यहां पे हमारा प्रीवियस ईयर जो होगा वो होगा 2021, और क्योंकि वो इंडिया से बाहर जा रहा है परमानेंटली, इस वजह से असेसमेंट ईयर भी सेम बन जाएगा 2021. So my answer to question number 20 is C, assessment year 2021. 21 question. The previous year can be a period of 12 months or less than 12 months. Question number 21 का B. 22. In some cases, assessment year and previous year can be the same financial year. बिल्कुल ठीक बात है. कुछ केसेस में सेम ईयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 23. अ प्रीवियस ईयर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ. प्रीवियस ईयर हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? अप्रैल, मार्च, जनवरी या सितंबर. देखो यहां पे स्टूडेंट्स का आर्गुमेंट आता है, सर प्रीवियस ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन अगर कभी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे तो जिस तारीख को स्टार्ट करेगा वहां से स्टार्ट हो सकता है. बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपने हमेशा यह देखना होगा कि जो आंसर्स अवेलेबल है उनके अंदर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. हमारे पास जो आंसर्स अवेलेबल है उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है ए, अप्रैल. इस वजह से मैंने अप्रैल पर टिक मार्क किया है. क्वेश्चन 24. The year in which income is earned is known as. जिस ईयर में इनकम कमाते हैं उस ईयर को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर. 25. A newly set up business on 1st of July and trading activity was commenced on 1st of September. The previous year would be the period commencing from. तो 1st जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 1st जुलाई 20 से हमारा प्रीवियस से स्टार्ट होगा और जाके खत्म होगा 31 मार्च 2021 में. तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए. इसके नीचे फिर मैंने आपको पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है. जो पार्ट नंबर 5 है इससे रिलेटेड कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए हैं. आपका चैप्टर खत्म होता है तो मैंने आपको पूरे चैप्टर की समरी दी है किताब के अंदर, और फिर ये चैप्टर हमारा यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है. मेरे बेटा इस के अलावा आपको हमारी तरफ से एक और किताब ये वाली मिली है जिसका नाम है प्रोडिजी. प्रोडिजी का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है अद्भुत. एनीथिंग विच इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एनीथिंग विच इज अद्भुत, एनीथिंग विच इज आउट ऑफ द टॉप ड्रॉर इज कॉल्ड एज अद्भुत.
और उसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं प्रोडिजी। ये एक किताब जिसके अंदर मैंने सारी समरी आपको दी हुई है, पूरे चैप्टर की समरी है। ये समरी के साथ साथ में जैसे ही समरी कंप्लीट होती है, समरी के साथ साथ में आपके एग्जाम के जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं आपको मैंने वो दिए हुए हैं। तो ये आपके सामने आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 1 में कभी पूछे गए थे। मई 2018 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस फॉर विच द वर्ड्स प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन are incorporated under the various sections of the Income Tax Act 1961। एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि बताओ प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन ये दो वर्ड्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोविजो वर्ड जो होगा वो हमेशा होगा एक्सेप्शनल केस। किसी भी कानून के अंदर कोई पॉइंट अगर दिया गया है और उस पॉइंट का एक्सेप्शन केस देना है तो एक्सेप्शन केस के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोविजो। लेकिन कानून के अंदर जो बात लिखी गई है अगर उस बात को और गहराई से समझानी है और अच्छे तरीके से समझानी है, उसका और बढ़िया से एक्सप्लेनेशन देना है तो टर्म यूज की जाती है एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपको प्रोविजो के बारे में बताया, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया। जो प्रोविजो है ये एक्सेप्शन देता है किसी चीज का। ये जो नॉर्मल कानून है उस नॉर्मल कानून से हट के बात करता है और साथ साथ में ये जो प्रोविजो है ये अलग से मेंशन किया जाता है सेक्शन के नीचे। जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन किसी चीज का क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। जहां पे कोई ऐसी चीज हो जो कि बहुत क्लियर ना हो वहां पे एक्सप्लेनेशन ऐड करके क्लैरिटी दी जाती है। और कानून की भाषा में अगर कोई एम्बिगुइटी है, एम्बिगुइटी का मतलब कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा है कि उसको पढ़ने पे उसके अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं, तो फिर उस एम्बिगुइटी को, उस डबल मीनिंग को दूर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चन, हालांकि बहुत पुराने क्वेश्चन भी हैं बट स्टिल काम के हैं। आपसे एग्जामिनर ने पूछा था मई 2016 में, एग्जामिनर ने मई 2016 में पूछा हाउ इज द टर्म एसएससी डिफाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपसे एसएससी की डेफिनेशन पूछी थी, आपको मैंने एसएससी की डेफिनेशन पूरी डिटेल में लिखवाई हुई है। उसके बाद नवंबर 2013 में बहुत पुरानी बात हो गई, फिर से एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि एसएससी कौन होता है, डिफाइन करो। फिर नवंबर 2012 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। एग्जामिनर ने कहा state any 4 instances when income the previous year is assessable in the previous year itself and not in the assessment year। previous year की इनकम को previous year में ही टैक्सेबल करेंगे, assessment year में टैक्सेबल नहीं करेंगे। इस बात के 4 केसेस एक्सेप्शन बता दो। मैंने आपको 5 लिखवाए थे, 5 में से कोई भी 4 लिख देना। उसके बाद जून 2009 में क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है वो बता दो। अब क्योंकि 6 नंबर का था तो सेक्शन 234 भी लिख के आना है, सेक्शन 3 भी लिख के आना है और सेक्शन 3 के एक्सेप्शन केसेस भी लिख के आने हैं, सब कुछ लिख के आना आपने। और इसी प्रकार से जून 2009 में ही एक और क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट इनकम द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। इसके एक्सेप्शन केसेस क्या हैं? 5 एक्सेप्शन केसेस हैं। आपने वो 5 में से 3-4 कोई भी लिख के आ दोगे, 5 लिख दोगे तो भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि मेरे को लगता है कि काफी पुराने हैं और बहुत ज्यादा उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, बट स्टिल अगर 1-2 मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दूं ताकि आपको पता चले हाँ एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। मई 2002 का क्वेश्चन देखिए। मई 2002 में एग्जामिनर ने कहा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। तो जीटीआई के बारे में पूछ लिया, आपको सेक्शन नंबर 14 के 4 हेड्स है वो समझाने हैं। फिर एग्जामिनर ने आपसे पूछा मई 2001 में 6 नंबर का कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी आप इनकम को किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते हैं ड्यू टू द लीगल ऑब्लिगेशन,
ड्यू टू द लीगल ऑब्लिगेशन, जहां पे उस व्यक्ति के पास ओवरराइडिंग टाइटल है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम. व्हेन यू गिव दैट मनी ड्यू टू द ओवरराइडिंग टाइटल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम. इसके अलावा अगर आप और बहुत पुराना क्वेश्चन देखें तो मई 2000 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. बेसिकली यहां पे डीम्ड एसएससी के बारे में बात हो रही है. एंड देन नवंबर 99 में बहुत पुराना क्वेश्चन, इतने पुराने क्वेश्चन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आज की डेट में. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. ईओपी के बारे में आपने शॉर्ट नोट लिखना है. ईओपी इज अ जॉइंट वेंचर. ईओपी इज अ जॉइंट वेंचर जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ते हैं इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के लिए, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी बना के काम नहीं करते हैं तब हम लोग बोलेंगे कि दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. आपके जो सीए का एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हर साल या हर एग्जाम से पहले. तो जो मॉक टेस्ट था सी इंस्टीट्यूट का, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे. अप्रैल 2019 में मॉक टेस्ट कंडक्ट किया गया था. ऑब्वियस सी बात है मई 2019 के एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होगा, तो मई का एग्जाम था उससे पहले अप्रैल में क्वेश्चन पूछा गया और एग्जामिनर ने कहा, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 61 द पर्सन वुड नॉट इंक्लूड. पर्सन में आप किसे इंक्लूड नहीं करेंगे. अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज अ कंपनी, अ फॉरेन कंपनी, डेफिनेटली आएगा. A limited liability partnership firm, an Indian branch of a foreign company, a local authority. मेरे बच्चे ध्यान देना, this will be categorized as a company. मैंने पूरा लिख दिया यहां पे वर्ड कंपनी, इसे आप कंपनी बोलेंगे. जो LLP है वो LLP नहीं होगा, that will be termed as a partnership firm. इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी, ये तो ऑब्वियसली कंपनी में ही जाएगा, ये तो ऑब्वियसली कंपनी में ही जाएगा. और उसके अलावा लोकल अथॉरिटी तो अपने आप में एक पर्सन है, तो आंसर हैज टू बी अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कोई अलग पर्सन नहीं है, उसे पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में ही रखा जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स. उसके बाद फिर मई 2020 एग्जामिनेशन के लिए जब मॉक टेस्ट हुआ था, हालांकि एग्जाम नहीं हुआ मई 2020 में, लेकिन जो मई 20 के लिए मॉक टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, XYZ इज LLP फॉलिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. LLP को कौन सी कैटेगरी में शामिल करेंगे? LLP को पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में शामिल करेंगे. मेरे बेटा जब मई 20 का एग्जामिनेशन था तो मई 20 के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया था. इट वाज डिसाइडेड कि मई 20 का एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे एंड इट वाज पोस्टपोन टू द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई ड्यू टू ऑल कोरोना वायरस. और फिर अल्टीमेटली वो एग्जाम जून जुलाई में भी हो नहीं पाया था. तो जब ये डिसाइड हो चुका था कि इसको हम लोग जून जुलाई में कंडक्ट करेंगे, तो मई में मॉक टेस्ट की सेकेंड सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी. तो उसमें LLP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. LLP will be covered under the category of partnership firms. अगस्त 2018, जो कि नवंबर के एग्जाम से पहले अगस्त 2018 में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था मॉक टेस्ट के अंदर. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड अ नोटिफिकेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. मैंने आपको बताया था दैट द सर्कुलर्स आर इशूड बाय CBDT. They are binding on the officers, not binding on the SSC. यही बात मैंने यहां पर लिखी है. They are not binding on the SSC. और साथ साथ में सर्कुलर जो हैं वो बेसिकली किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करते हुए और किसी डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए इशू किया जाता है बाय CBDT टू इट्स ऑफिसर्स. और ऑफिसर्स के लिए वो फॉलो करना कंपल्सरी है. SSC फॉलो करे या फॉलो ना करे वो SSC की मर्जी है. नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है. हालांकि कुछ कुछ केसेस में CBDT को भी पावर दिया गया है कि वो नोटिफिकेशन इशू करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन प्राइमरली नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो इशू करेगा नोटिफिकेशन वो एक्ट के प्रोविजंस के लिए होगा, और जो CBDT नोटिफिकेशन इशू करेगा
वो बेसिकली अगर कोई रूल्स में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए करेगा। नोटिफिकेशंस बाइंडिंग होते हैं सबके लिए, नोटिफिकेशन एसएससी के लिए भी बाइंडिंग होगा और डिपार्टमेंट के लिए भी बाइंडिंग होते हैं। दैट मीन्स एवरीबडी इज बाउंड टू फॉलो नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स में और मे नॉट बी फॉलोड बाय द एसएससी। सितंबर 2018 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जामिनर कहता है गिव एनी 3 इंस्टेंसेस ऑफ द इनकम where the income of previous year is accessible in the previous year itself instead of the assessment year। इनकम प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होगी, असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी। इसके आपने केसेस बताने हैं। तो आपके सामने है सेक्शन 172, उसके बाद आपको दिया हुआ है सेक्शन 174, फिर आपको दिया हुआ है 174A, फिर आपको दिया हुआ है 175 और फिर आपको दिया हुआ है 176। तो आपके पास ये 5 केसेस हैं। आप इन 5 में से कोई भी 3 केसेस अपनी इच्छा अनुसार लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लो मेरे बच्चे, यहां जाके मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर नंबर 1 100% कंप्लीट है, जहां पे मैंने आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया और साथ साथ में मैंने आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा दैट इसी प्रकार से हम लोग एमसीक्यूज और इसी प्रकार से बाकी के जो टेस्ट हैं, जो बाकी के जो हमारे पास जिसे कहते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस रहे, वो हम लोग सब कुछ यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर एवरी चैप्टर। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। नाउ वी विल बी मूविंग इन द नेक्स्ट क्लास टू द चैप्टर नंबर 2, दैट इज अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार मेजर चेंजेस है इस चैप्टर के अंदर। अब यहां तक, आज के लिए यहां तक। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छे से कीजिएगा चैप्टर नंबर 1। डाउट्स हो तो मेरे से पूछते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशंस। बाय बाय।